अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, इसलिए कि आज आपको बताएंगे हम कि ना सिर्फ ये कि NA 130 बल्कि NA 128 की भी ऑडिट रिपोर्ट अब वतन ने शाया कर दी है। और अगर आप इस रिपोर्ट को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बेहिमाना धांधली से PMLN को और उनके दीगर रुफ़क़ाए कार को ये इलेक्शन जो है वो जीत के दिया गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आज एक बहुत अहम ट्वीट मंजर आम पर आया है। बस आप पूछे ना कि कितना ज़बरदस्त ट्वीट है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर जनाब आज एक और रिटायर्ड जर्नल को सफ़ीर लगा दिया गया मुत्तहदा अरब अमारात में। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की और उनकी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ओवरऑल एक सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज आपको पता है कि इमाम मस्जिद नबवी आए हुए हैं और बड़ी अहम उनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे ज़रा NA 128 की। NA 128 मेरा हल्का है, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा इस पर नज़र भी रखती हूँ, इसके मामलात के ऊपर थोड़ी मैं इमोशनल भी रहती हूँ। NA 128 जो है जी, इसमें सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार थे और इनके मद्दे मुकाबिल थे ओन चौधरी साहब जो कि इस्तेहकाम पार्टी के हैं, लेकिन उनको यहाँ पे सपोर्ट किया था PMLN ने भी, तो इनके ये मुश्तरका कैंडिडेट थे। और मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, चूँकि ये मेरा हल्का है, मैं वोट कास्ट करने ख़ुद भी गई थी, वहाँ मैंने सब कुछ ऑब्ज़र्व भी किया। तो उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोई कंपटीशन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सलमान अकरम राजा बहुत बड़े कद का एक उम्मीदवार और फिर उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट, और दूसरी तरफ ओन चौधरी जो कि जाहिर है PTI से जिस तरह से उन्होंने एक बेवफाई की वो भी सबके सामने, और वैसे भी उनका अपने आप में भी कोई ऐसा बड़ा कद नहीं है एज पॉलिटिशियन। और जब मैं हल्के में उस दिन वोट डालने गई तो मैंने देखा कि जो इनका पोलिंग स्टेशंस थे और जो पोलिंग कैंप्स थे बेसिकली जो बाहर लगे होते, बिल्कुल वीरान, कोई वहाँ पे चहल पहल, कोई जोश खरोश आपको नज़र नहीं आता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंप था वहाँ पर आपको एक वाज़े लोगों का जुनून भी नज़र आ रहा था, रश नज़र आ रहा था। फिर चूँकि मैं ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर गई वोट कास्ट करने के लिए, तो वहाँ पे भी हर दूसरी खातून जो थी वो यही पूछ रही थी। मुझसे भी बहुत सारी ख़वातीन ने पूछा कि इमरान खान का जो कैंडिडेट है हमने उसको मोहर लगानी, और कुछ को ज़ाहिर है घर से पहले से पता था कि ये कहाँ पे जाके वोट करना है। रैकेट उनका निशान था सलमान अकरम राजा का, तो बहुत ऑब्वियस था कि वो बिल्कुल भारी मार्जिन से जीत जाएंगे। और फिर जो इब्तदाई रिज़ल्ट्स आए उसने भी यही चीज़ शो की। और उसके बाद फिर रात को जो वाक़या हुआ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के अंदर और जिस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया, वो सब चीज़ें सबको मालूम है। तो ओन चौधरी जो कि कोई मतलब मेरा ख्याल है अपना ज़ाती तौर पर कि तकरीबन हल्के की 60 से 70% अवाम को शायद नाम भी ना पता हो कि ओन चौधरी कौन है, और आपने उसको कोई 1 लाख वोटों के मार्जिन से जितवा दिया। इतनी बड़ी धांधली और इतनी बड़ी वोट की तौहीन, पता नहीं ये कैसे आपने कर ली। और फिर आप कैंडिडेट देखें, सलमान अकरम राजा, उस कैंडिडेट के मद्दे मुकाबिल आपने ओन चौधरी को जितवा दिया। मतलब आखिर ही आपने जुल्म किया है। और अब पतन ने इसका जो सारा पोस्टमार्टम किया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का, तो आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ के, जो कि बिल्कुल जो सूरत हाल ऑब्ज़र्व मैंने की थी उसी की एक अक्कासी नज़र आती है। कि वो बताते हैं कि 171 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जिसमें कौमी असम्बली के जो वोट थे वो आपने 100% टर्न आउट के साथ दिखा दिए, जबकि सूबाई असम्बली के उन्हीं जो पोलिंग स्टेशंस का टर्न आउट था वो 41% था। ये अपने आप में इतना बड़ा जाल साजा है पूरा कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि कोई बंदा आए और कौमी असम्बली के डब्बे में वोट डाल के चला जाए और सूबाई असम्बली के डब्बे में वोट ही ना डाले। और फिर इसी तरह से वो मज़ीद बताते हैं कि जिस तरह से हेर फेर किए गए, जो फॉर्म 45 के नंबर्स बदले गए, और फिर अगर आप देखें कि जो जीते हुए हल्के हैं उनके सलमान अकरम राजा साहब के, उनकी तादाद आप देखें, और फिर जो बाकी हल्कों में जहाँ पे गड़बड़ की हुई है सारी, तो वो इतना घपला है, इतना ज़्यादा घपला है कि आप हैरान ही हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हरकतें NA 130 में भी हुई हैं, जहाँ पर 1-2 जगह पर तो टर्न आउट उन्होंने ऐसा दिखा दिया है कि 100% से भी ज़्यादा, यानी 102% जो है जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनसे भी ज़्यादा लोग आके वोट डाल के चले गए।
ना जाने वो कौन सी खलाई मखलूक थी बकौल नवाज शरीफ साहब जो वोट डाल के उनको चली गई, जो अब उनकी मोहब्बत में इतनी कोई मुब्तला थी। तो बहरहाल ये जी NA-128 की कहानी है और सलमान अकरम राजा साहब यहाँ से हरवा दिए गए थे और ओन चौधरी साहब को यहाँ से जितवाया गया था, लेकिन हकीकत इसकी अब पटन ने खोल के सामने रख दी है। इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने और पता तो लोगों को वैसे भी है, रिपोर्ट के अलावा भी पता है कि क्या हुआ है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए फ़र्क इससे ये पड़ेगा कि अगर आप वैसे जेनेरिक बात करते हैं कि नहीं नहीं वो जीत रहा था, तो उसको बड़ा लाइटली लेके लोग टाल देते हैं कि जी वो तो हमेशा ही धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं जी ये वो। लेकिन जब आप इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने आते हैं तो उनको झुटलाना आसान नहीं होता। और अगर आपके 4-5 हलकों में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी ऑब्वियसली सामने आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद पूरे इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई भी यकीन नहीं कर सकता और कोई भी उसके रिजल्ट्स को उस तरह से मान नहीं सकता। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेरा ख्याल है कि इन सियासतदानों के लिए भी बाइसे शर्म है कि जो इस तरह की जीत के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि जी हम जीते हुए हैं और जी आप आके लोगों को भाषण भी देते हैं फिर टीवी के ऊपर अखलाकियात के, और बहुत से तो आके ऐसे भी हैं जो लोगों को सहाफ़त भी सिखा रहे होते हैं कि सहाफ़त ऐसे होती, मतलब पहले आप सियासत तो सीख लें। आप में तो इतने भी गट्स नहीं है कि आप सियासत ही फेयर कर लेते कि जो एक मेन असास है आपकी सियासत की इलेक्शन होता है, कम से कम आप वही एक फेयर जीत लेते। और आप दूसरों को भाषण दे रहे होते हैं कि जी फेयर नहीं है लोग, कभी अदलिया पे उंगलियां उठाते हैं, कभी सहाफ़त पे उंगलियां उठाते हैं, कभी किसी और शोबे पे उंगलियां उठाते हैं, और अपने करतूत ये हैं कि आप फेयर इलेक्शन नहीं जीते हुए और जाली जीत के ऊपर जो है आप बैठे हुए हैं चिमट के सीटों के साथ। यही वजह है कि अब इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि फिर इस इलेक्शन का करना क्या है। क्या ये इलेक्शन जो है कलअदम करार दिया जाएगा, क्या मैंडेट वापस होगा, क्या नए इलेक्शन की तरफ बात जाएगी, अगर नया इलेक्शन होगा तो वो किस तरह किन हालात में होगा, किस ओवरऑल सेटअप के अंडर होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ सवालात के जवाबात आज महमूद अचकज़ई देते हुए नज़र आए। महमूद खान अचकज़ई जो कि आपको पता है कि तहरीके आईने क्या इतना मुश्किल नाम रखा है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, यस, तो इस मूवमेंट के सरबराह हैं। तो उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आपको पता है कि उन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले रखा है और वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल भी इस बात के हामी नहीं हैं कि फ़ौज जो है वो मुदाखलत करे सियासत में और बाकी मामलात में भी। इवन फ़ौज की हम इज़्ज़त करते हैं लेकिन उन्हें बैरक्स में होना चाहिए, बॉर्डर में होना चाहिए। और अब भी वो ये कहते हैं कि जब मुज़ाकरात की बात होती है और इमरान खान साहब भी जब मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हैं, बात होती है, और बहुत से हमारे सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, इसके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। मैंने वैसे कुछ बात आपको पिछले व्लॉग में भी इस हवाले से इशारतन बताई थी। तो जो भी बातचीत हो रही है तो वो महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि कोई इसलिए नहीं हो रही कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, ये सदर बनेगा, इसके मुकदमे माफ़ हो जाएंगे और ये हो जाएगा। अगर कोई बातचीत है फ़ौज के साथ होगी तो सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर, इन निकात के ऊपर होगी कि सेफ़ एग्ज़िट कैसे देना है, कि महफूज रास्ता कैसे देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि महफूज रास्ता देने का मतलब है कि जी ये जो बहुत आप आसानी से कह सकते हैं कि सब कुछ किया कराया माफ़ हो गया या उस तरह, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस पूरा जो एक क्राइसिस बन चुका है इससे वे आउट निकालने का क्या है मुल्क को, उसमें आपको ज़ाहिर है ये पहली शर्त है कि आपको पीछे हटना है, आपको अपने आईनी किरदार में वापस जाना है। तो यही बात महमूद अचकज़ई कहते हैं कि हमारा जो बात हम करते हैं कि मुज़ाकरात का मुतालबा है, तो उसमें बेसिकली मुतालबा ये नहीं है कि इसको वज़ीर आज़म बनाओ, इसको नहीं बनाओ, बल्कि मुतालबा ये है कि आपने वापस अपने आईनी किरदार में जाना है। जब आप पहले तो नंबर पे ये तय कर लेंगे तो फिर उसके बाद बाकी जो मरहले हैं वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे। उसकी वजह ये अगर ये अपने आईनी किरदार में जाते हैं तो फिर ये हुकूमत जो कि ऑलरेडी फॉर्म 47 पे खड़ी है और जिनको एक अरेंजमेंट के तहत सिर्फ यहाँ पे बिठाया गया है, तो वो तो अपने बोझ से गिर जाएगी। और अगर सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हो गई तो फिर बड़ी आसानी है कि वो मेजॉरिटी लूज़ कर जाएगी हुकूमत, और फिर इवेंचुअली आपके पास क्या चारा रह जाएगा कि आप इवेंचुअली नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बातचीत है जो चल रही है वो किसी ना किसी 2-3 चीज़ों के ऊपर तो अब काफ़ी वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि बात नए इलेक्शंस की तरफ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब भी इसके बारे में यही बात कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने तो आज ये तक कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी और या फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वगैरह के अंडर, यानी ऐसे लोग
ऐसे कुछ सियासतदान जो कि किसी भी सियासी जमात के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं, जिन्होंने कोई उसूली मौक़िफ़ अपनाया है, तो उनके अंडर कोई इंटरम सेटअप करके और उस दौरान तैयारी कर ली जाए और आम इंतखाबात नए करवा दिए जाएँ। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज ये भी सजेशन दी है कि एक इस तरह का इंटरम सेटअप ऐसे लोगों पे जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उस तरह से कर सके। तो ये नहीं कि जी नून हुकूमत में बैठी है और जी इनके नीचे अंडर इलेक्शन करा दो, तो इस तरह की चीज़ तो ज़ाहिर है कोई भी कबूल नहीं करेगा। इसी तरह से जो दूसरा बहुत अहम मामला है वो ये कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कबूल नहीं किया जा सकता, जिसका किरदार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब तो हर चीज़ चीख चीख के बता रही है कि ये किस तरह जानिबदाराना तरीके से PTI के ख़िलाफ़ बाकायदा एक सियासी जमात की तरह खड़ा हुआ रहा और उसको नुकसान पहुंचाता रहा। तो जाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन तो किसी भी तरह एक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, तो इनको तो जाना होगा। तो ये चीज़ भी जाहिर है तयशुदा होगी और इसके अंडर तो हम नए इलेक्शंस नहीं देख सकते। बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर आप वही बात जो मैंने शुरू में की कि जब चीज़ें अपने आइनी किरदार में हर इदारा जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसके असरात जो है नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर अदलिया के ऊपर से दबाव हट जाएगा, अदलिया आज़ादाना फ़ैसले करेगी, तो मुकदमात जो इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो भी अपनी मौत आप मरते चले जाएंगे। और इसी तरह जो सियासी कैदी हैं वो तो काफ़ी हद तक रिहाई का अमल शुरू हो भी चुका है, मज़ीद भी हो जाएंगे रिहा। तो फिर ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली उसके असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो एक और अहम बात है वो ये कि हर एक को इस बात के लिए तो देखना पड़ेगा कि जी हर इदारे की ज़ाहिर है एक इज़्ज़त भी है और हर कोई चाहता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी है, अदलिया हो या फ़ौज हो या पार्लियामेंट हो, तो हर एक की अपनी एक इज़्ज़त भी है, उसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि जी किसी को भी आप किसी भी तरह तज़हीक ना उसकी हो और उसको एक आप महफूज रास्ता भी दे दें। मे भी ये जैसे अब 9 मई का मामला है, इसके ऊपर एक बड़ा ज़ाहिर है सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बहुत एक आप कह लीजिए कि बड़ा उनका भी गमो गुस्सा भी रहा है और अभी तक भी वो इस बारे में बात करते हैं। तो उनका उसके ऊपर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंसिटिव है वो इस मामले को लेकर के। इसी तरह इमरान खान साहब भी इसके ऊपर जो हैं वो अपना एक व्यू रखते हैं, वो भी इस मामले के ऊपर कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात पे नहीं आते हैं। तो ये एक बहरहाल आप कह सकते हैं कि पॉइंट है जिसके ऊपर स्टिल अभी डेडलॉक है और अभी इसको कैसे हल करना है इसके ऊपर शायद अभी कुछ उस तरह से अभी मामलात नहीं तय हुए। लेकिन बात वही कि जब चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस में बात आती है, तो फिर उसमें बहुत कुछ जो बज़ाहिर डेडलॉक लग रहा होता है, कोई ना कोई उसका भी रास्ता निकल आता है। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी आगे और इसके लिए बहुत से अहम लोग जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें वो तमाम दोस्त ममालिक जो बार बार हमें ये कहते हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएँ, तो उनका भी बड़ा अहम किरदार है। वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले, आगे बढ़े और इसके लिए वो ख़ुद इसमें बार बार ना सिर्फ ये कि ज़बानी तौर पर कहते हैं, अमली किरदार भी अदा करते हैं। इसके साथ साथ जी मैंने आपको बताया भी था कि जो गुफ्तगू बड़ी इस्लामाबाद के हलकों में हो रही है कि जो इमाम मस्जिद नबवी आए हुए हैं तो वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की है सबको समझाने बुझाने की कि अपने मुल्क का सोचें और अब मफाद से, अपने ज़ाती मफादात से निकल कर आगे सोचें, इस मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएं। तो उन्होंने काफ़ी सबकी जो है आप कह लें कि जहन साजी भी की है, सबको समझाया बुझाया भी है, सबको ज़रा ठंडा भी किया है कि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर उस तरह से डटे ना रहें, बल्कि कहीं ना कहीं सब ठंडे हों ताकि आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो उनका बहुत अहम जो किरदार है, ये दौरा है, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। आज आर्मी चीफ़ से उनकी मुलाकात हुई है, आसिम मुनीर साहब से, फिर उन्होंने आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है और भी उनकी मुलाकातें कुछ मुतवक्के हैं 1-2 दिनों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये सब चीज़ें बेसिकली इसी चीज़ की तरफ इशारा हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इसमें ये तो एक है और इसी के नतीजे में अक्सर आपने आजकल बहुत सारे सहाफ़ियों से ये सुना है कि जी इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है, अगस्त के एंड की लोग बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सितंबर के अवाइल में कुछ बेहतरी इस सूरत में नज़र आ रही है। तो कुछ तो जो उनके मुकदमात हैं अगर उनकी भी आप पोजीशन समझें तो उसमें भी पता चलता है कि जी जो मुकदमात हैं अगर उनके ऊपर जिस तरह से ज़ाहिर अब तो ज़मानतें वगैरह ही हैं ज़्यादातर, तो वो चीज़ होती है। अलकादिर में अलबत्ता अगर सज़ा ना सुनाई जाए तो
अगर ये चीज़ें होती हैं तो वैसे ही उनकी ज़मानतें ऑन मेरिट भी आप देखिए तो यही डेट्स बन जाती हैं कि अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में, कुछ इसी तरह से ज़ाहिर नज़र आता है। तो अगर चीज़ें स्मूथली चलती हैं, मज़ीद कोई इसमें अपना मनफी किरदार अदा नहीं करता और कोशिश करता है ऐसी कि भाई जो अगर कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है तो उसमें कोई ख़राबी ना पैदा करे, अगर कोई ऐसी शरंगेज़ी ना करे, तो काफ़ी इम्कान है कि इंशाल्लाह सितंबर तक पाकिस्तान में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आप समझ लीजिए कि जो उसकी रुकावटें हैं वो किसी हद तक स्टार्ट हो जाएंगी दूर होना। तो ये एक बहुत अहम जो है, मैंने पहले आपको बताया था, पिछले कई व्लॉग से मैं ये बात आपसे कर रही हूँ कि अगस्त और सितंबर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ आपको जाती हुई नज़र आएंगी। फ़ैसले अगर उसी तरह से रहते हैं जैसे चल रहे हैं, अगर बीच में कोई शरंगेज़ी हो जाए खुदा न खास्ता, या कोई और अपनी नेगेटिविटी लेके आ जाए बीच में, तो अलग बात है। क्योंकि इस बात को भी जहन में रखिए कि बहरहाल ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में इस वक्त हैं, उनको भी ये सूट तो नहीं करता है ना कि कहीं से भी मामला ठंडे अगर हो गए तो फिर उनका क्या बनेगा। तो उनकी तो सियासत पहले ही नैरेटिव के हिसाब से देखी जाए तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, और बाकी जो बची कुची उनकी थोड़ी बहुत सियासत थी कि जी हुकूमत में आएंगे कुछ डिलीवर कर लेंगे, तो वो भी लोगों ने देख लिया 6-7 महीनों में कि इन्होंने क्या कबाड़ा किया है। तो उन बेचारों के पास तो अब बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, अवाम में जाने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो उनके लिए तो वैसे ही उन्हें ये लगेगा कि हमारी तो सियासी मौत हो रही है अगर इस मौके पे इलेक्शन कोई हो जाता है तो इसलिए वो बिल्कुल उनके अपनी पूरी करियर जो है, पॉलिटिक्स जो है वो उनकी स्टेक पर है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को जेल से भी ना निकलने दें, इनके मामलात भी ठंडे ना हों, कहीं पे कोई बेहतरी की उम्मीद ना हो इनके लिए। लेकिन अल्टीमेटली देखना ये कि अवाम किधर खड़ी है, क्योंकि हर एक को ये नज़र आ रहा है कि अवाम किधर खड़ी है, और इसी वजह से लोग इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि जहाँ पर लोगों की रुझान है उसके बगैर अगर आप कोई फ़ैसले करते हैं तो फिर वही होता है जो पिछले 2.5 साल से हो रहा है। आज मैं देख रही थी, इन्होंने भी नवाज शरीफ साहब ने भी बल्कि एक ट्वीट किया हुआ था आज उनको, अरशद नदीम को मुबारकबाद का। उस पर भी मैं देख रही थी कि ज़्यादातर जो कमेंट्स आए हुए थे सब इसी तरह की बात कर रहे थे। मतलब इतने ये लोग नैरेटिव लेस हो चुके हैं कि इनके पास अब कहने के लिए क्या कुछ नहीं है कि 2.5 महीने के बाद आप जाके जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, और 2-2 महीने आप अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते, हर वक्त आप जाके मरी में बैठे रहते हैं, लोगों को आप फेस नहीं करते, अपनी पार्टी के लोगों से नहीं इवन मिलते। तो इस तरह की तो इनकी सिचुएशन हो चुकी है। वैसे तो इनके इस वीपीएन पे यूज़ करके और इस तरह से ट्वीट करने पे भी बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अवाम को एक बुनियादी हक से महरूम रखा हुआ है, एक वेबसाइट जो आपने बैन कर दी है ये कह के कि ये मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है, तो भाई फिर आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं। इस तरह तो ये अवाम को अवॉइड करते हैं, इस तरह तो ये अवाम से बचते फिर रहे हैं कि जैसे पता नहीं, क्योंकि कहने के लिए कुछ नहीं है, क्या कहें आके ट्विटर के ऊपर। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, यही इनका खौफ है जो आपको ये नज़र आता है कि ये फिर सियासी मुखालिफों पर किस तरह टूट भी पड़ते हैं और जो उनके लिए मुसीबतें और रुकावटें खड़ी करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। आज एक खबर देखिए जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर को मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर नामज़द कर दिया गया है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक दफ़ा पहले ही कहा था कि ये जो हुकूमत है ना, ये रिटायर्ड लोगों के लिए जो है ना कोई जन्नत है इस वक्त, क्योंकि हर दूसरी पोस्ट पे आप देख लें तो अहम लोग जो रिटायर्ड जर्नैल हैं वही तैनात किए चले जा रहे मुख्तलिफ़ महकमों के सरबराह, जहाँ कहीं वजारतों में मुमकिन हो सके, जहाँ कहीं इनकी कोई कोशिश हो सकती है कि बंदा, तो ज़ाहिर अगर आप इसको निकाल के देखें ना तो ऐसे लग रहा होता है कि कोई मार्शल लॉ का दौर है जहाँ पर आपने सारे फ़ौजी जो हैं उनको पोस्टें दे दी हैं। अब ये सफ़ीर लगाना है और आप एक रिटायर्ड जर्नैल को लगा रहे हैं। मतलब नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई डिप्लोमेटिक अफसरान होते हैं उनको आप लगा देते हैं, या कोई बहुत अच्छे अगर ऐसे सियासतदान हों जो इंटरनेशनली अच्छे रवाबत रखते हों ममालिक में, उनको प्रेफर कर देते हैं आप। लेकिन यहाँ पर भी आप देख लें कि रिटायर्ड जर्नैल को आप प्रेफर कर रहे हैं और उनको लगा रहे हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है फिर ज़ाहिर है लोग तनकीद भी करते हैं, और ऐसा उन्हें लगता है कि जो इसमें सिविलियंस हैं उनका हक मारा जा रहा है, और किस तरीके से जो है लोग इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक रिएक्ट भी करते हैं। कैसा लगता है कि जी बस हर फ़ायदा, रिटायरमेंट से पहले भी जब आप हाजिर सर्विस हैं तो ज़ाहिर है आप लोगों के लिए बहुत सारी
चीज़ें होती हैं, मराहत होती हैं, बहुत सारी कुछ हैं रिटायरमेंट के बाद भी, तो उसके ऊपर फिर वो ये अपने आप को ये महसूस करते हैं कि क्या हमारे सिविलियन जो लोग हैं उनमें कोई कैपेबिलिटी की कमी है, क्या आपने हर जगह पे रिटायर्ड लोगों को लगाना है, वो आर्मी के हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई भी। तो ये अब मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुल्क की यंग जनरेशन है और जो यूथ है स्पेशली, चलिए कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जो उसके बाद स्टूडेंट के बाद के लोग हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, तो आप उनको मौके दें। आप बजाय इसके कि वो लोग जो तमाम उम्र सर्व कर चुके हैं, अपना बेहतरीन इनपुट दे चुके हैं, तो उसके बाद अब उन लोगों को मौके दें जो कि आपके मुल्क के लिए एक जज्बे के साथ, नए जज्बे के साथ काम कर सकें और उनका नाम मुल्क का रोशन कर सकें, बजाय इसके कि हम फिर यही एक नैरेटिव अपना लें कि चलो जी बस जिन्होंने सर्व किया उन्हीं को ही आप दोबारा लगाए जाएं। तो इससे एक तो ये तासुर मिलता है कि बड़ी अकरबा परवरी होती है, खुश करने की कोशिशें होती हैं और फिर ज़ाहिर है माली फ़वाइद भी पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरिट को फिर इसको जस्टिफाई नहीं करती। तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जो आपके नए लोग हैं उनको आप मौका दें और उनको आगे लेके आएँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान सेफ़ हैंड्स में होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।